यहाँ से पार्ट 2 से कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस देखते हैं उसमें बेसिक फार्मूला का यूज किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पॉइंट ऐसा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल फाइंड करना मतलब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना, दैट इज k क्यू बाय r। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट p ड्यू टू अ चार्ज दिस located 9 centimeter away. Hence, obtain the work done in a bring a charge of 2 into 10 raised to 2 into 10 minus 9 coulomb from infinite to the point P. तो देखो दो चीजें यहाँ पे फाइंड करने को बोला, एक तो बोला हुआ है पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा सीधा के क्यू बाय आर। जैसे मैंने कहा ना कि फॉर्मूला याद रखने के लिए भी अगर आप के क्यू बाय आर लिखते हो या याद रखते हो तो इट्स बेस्ट। नंबर एक, के क्यू बाय आर इजिली याद रहेगा। नंबर दो, जब भी आप ये 1/4 अगर न्यूमेरिकल में भी लिखते हो तो वहां पे वैल्यू तो आपको 9 into 10⁻⁹ ही लिखना है, तो क्यों ना 1/4 की बजाय सिर्फ के ही याद रखा जाए। सो के क्यू बाय आर, चार्ज का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस दिया है, सिंपली वैल्यूज प्लेस कर दिया तो हमें पोटेंशियल मिल गया। अब मान लो ये वाला जो चार्ज है उसको मैं इस पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे बताया बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P। तो वहां पे 2 into 10⁻⁹ जितना चार्ज लेकर आ रहे हैं। सो यू हैव द पोटेंशियल वैल्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज और चार्ज इनटू जो पोटेंशियल मिला था, दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो वर्क डन आपको जूल में मिल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बट आई रिपीट ऑलवेज कि जो भी न्यूमेरिकल आपको इजी लगे वो इजी तभी बनेंगे जब आप उसको लिख कर प्रिपेयर करोगे। तो अगर क्वेश्चन लिखा ही नहीं है तो वो इजी का इजी सिर्फ आपके नोट्स में रहता है। आपको जब एग्जाम में लिखना हो तो आपके लिए इजी नहीं बनेगा। अगर एग्जाम के लिए इजी बनाना हो तो उस वैल्यू को आप, उस न्यूमेरिकल को आप लिखा करिए। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू कैप्ड एट पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम। जब भी ऐसा कुछ आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू कैप्ड एट पॉइंट ए is 24 Newton per coulomb and electric potential at B due to same charge is 12 Joule per coulomb। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और एक पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। ओके, किसी स्टूडेंट्स को वॉइस लैग का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो उस केस में भी आप ये जो वीडियोस है उसको आप जैसे यूट्यूब में हम डालते हैं, आप उसको घर बैठकर फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, या आपको ये प्रॉब्लम भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट वे रह सकता है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज, और ये हो गया आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर जो दिया था 24 न्यूटन पर कूलम। दूसरा उसने दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज, तो वो होता है के क्यू बाय आर, वो भी दिया है। तो देखो वी भी दिया, ई भी दिया, ये भी है और ये भी है। तो नहीं क्या है, तो कि डिस्टेंस नहीं है। तो सी इट्स अ सिंपलेस्ट रीजन। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट हम लेते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर का, पोटेंशियल में आता है के क्यू बाय आर का। आपको ई दिया, आपको वी दिया और दोनों का रेशियो ले लो तो आर का वैल्यू जो है वो बचता है। तो यहाँ से सीधा सीधा उसने आर ले लिया। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दे फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो यहाँ पे लिखा भले ही ऐसा है, एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट कि ये जो वे ऑफ राइटिंग है उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे v लिखा है के क्यू बाय आर, तो q का फॉर्मूला बन जाता है v r
बाय के। तो ये हो गया, देख लीजिए आपका वोल्टेज आ गया, ये आपका आर आ गया और ये आपका के का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कहीं यूज ही नहीं हुआ ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को आप के कह सकते हैं, तो क्यों ना डायरेक्टली क्यू का ही फॉर्मूला है वो लिखा जाए। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहने का, कि अगर मान लो आपके पास एक ही मोबाइल है जिसके अंदर नोट्स भी है और उसी के अंदर आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो यू जस्ट कीप योर नोटबुक, ओके, और नोटबुक में लिखने का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे ये छोटा पॉइंट है, उस बात का ध्यान रखने का। जहां कहीं पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन दिखे उसको फॉर्मूला याद भी आप के से रखिए, न्यूमेरिकल में लिखना हो तो भी आप के से ही लिखे, तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि अगर हम वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही एक पॉइंट हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है ये पॉइंट। यहाँ से फिर से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम का ये पॉइंट समझा जाता है। 27 ड्रॉप्स, ओके, इफ इट्स पॉसिबल तो आप मेरे साथ साथ देखते भी जाइएगा और अपनी नोट्स अगर आप में से कोई साथ रखता है तो लिखता भी जाइएगा। अदरवाइज ये जो पॉइंट है वो तो आपको डेफिनेटली वीडियो देखते देखते ही आपको फिर से उसको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई हम ये जो ऐप यूज कर रहे हैं वहां पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज अच्छी तरह से आप कर सकें। देखो क्वेश्चन ऐसा है, 27 drops of same size, okay, 27 same size are charged at 220 volt, then calls it to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. यहाँ पे समझना ऐसा है कि बिगर ड्रॉप को स्मॉलर में डिवाइड करो या स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करो, तो उसके ऊपर उसका पोटेंशियल, उसका चार्ज और उसका रेडियस, तीन चीजों के ऊपर उसका डिपेंडेंसी जो है वो बनता है। तो उस पूरे पॉइंट को मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम का ये पॉइंट माना जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे क्लियरली प्रॉपरली लिख रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे एक बिग ड्रॉप है और उसको हम छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड करते हैं, तो बिग से अगर मैं स्मॉल ड्रॉप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे समझा ऐसे जाएगा, एक बिग वाला पार्ट तो उसको ऐसा समझिए कि वॉल्यूम जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो वॉल्यूम को मैं वी बी कहूंगा, यानी बिग का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से जो स्मॉल बनेगा उसका वॉल्यूम है, उसको हम ऐसा लिखेंगे कि वी स्मॉल 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर बना और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर बना। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, बिगर एंड स्मॉलर, ऐसा आप समझिए। अब मैंने ऐसा कहा कि अगर मान लो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, जैसे यहाँ पे 27 नंबर दिया है, मैं उसको जनरलाइज वे में कहता हूँ कि if n number of small drops and form one big drop, अगर एक बड़ा सा ड्रॉप उसने फॉर्म किया, तो स्मॉल ड्रॉप्स जो है तो n नंबर्स, एक का 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे n नंबर ऑफ ड्रॉप विच इज इक्वलेंट टू एक बड़ा वाला 4/3 पाई आर क्यूब। इसके हिसाब से देखने जाओ तो दोनों साइड 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया। तो एन आर क्यूब आपको यहाँ पे मिलता है एन स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि कैपिटल आर का रिलेशन हो जाता है n⁻⅓ इंटू स्मॉल आर, यानी कि जब मैंने 27 ड्रॉप लिए, आई रिपीट 27 ड्रॉप लिए, उसका जो भी रेडियस है, तो बड़े वाले का वो रेडियस है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ेगा, ताकि 27 का क्यूब रूट वो 3 होता है। अगर मैं 8 ड्रॉप्स लेता हूँ, मतलब एक ड्रॉप का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर हो, अगर मैंने ऐसे 8 ड्रॉप्स लिए तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ता है। बट
एज पर दिस फॉर्मूला 8 का क्यूब रूट 2 होता है, इसलिए ये रेडियस सिर्फ डबल होता है। तो पहला इफेक्ट, अगर मैं स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाऊं तो वहां पे समझा जाता है कि कैपिटल आर n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर होगा। क्लियर? और अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि एक बड़े ड्रॉप को मैं स्मॉल में डिवाइड कर दूं, तो ये पॉइंट भी आप अच्छी तरह से समझिएगा और अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि n 1/3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और छोटे वाले का रेडियस ऐसे बन जाएगा। मतलब एक बड़े ड्रॉप को मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूँ n रेज टू 1/3, तो वो उसका जो रेडियस था वो हाफ रेडियस बन जाएगा, मतलब उसका आधा रेडियस जो है वो 8 ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट ऑन द रेडियस। ठीक है, ये पॉइंट हम याद रखते हैं n रेज टू 1/3 वाला। उसके बाद हम यहाँ से अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मान लो यही रेडियस का फॉर्मूला मैं यूज करूं और मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो रेडियस मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा बड़े रेडियस का फॉर्मूला मिला, कैपिटल आर n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल q, ये जो है वो चार्ज का वैल्यू है। फिर से आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, ये जो है वो बड़े स्फीयर के लिए समझो और ये जो है वो छोटे के लिए समझो। कि अगर आपने एक बड़ा स्फीयर Q लिया होता और एक छोटे स्फीयर का चार्ज स्मॉल q होता, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस मिलते हैं, तो बड़े वाले का चार्ज n टाइम्स बढ़ जाता है। तो हियर you have the relation of capital R and small r, capital Q and small q. Now main point, अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V big K Q by capital R. K as it is, Q के लिए लिखेंगे n टाइम्स ऑफ स्मॉल q और यहाँ पे आप लिखेंगे n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। तो अब यहाँ पे पावर 1 समझिए, नीचे 1/3 समझिए, तो आप कह सकते हैं 1 माइनस 1/3 के स्मॉल q एंड स्मॉल r, तो ये बन जाता है n रेज टू 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, यानी V बिग, यानी पोटेंशियल का आपको एक बहुत ही काम का फॉर्मूला मिल गया जिसको हम कहते हैं V big is equals to n raised to 2/3 of smaller drop। अब यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि आपके पास 27 ड्रॉप थे, तो V big 27 रेस टू 2/3 और वोल्टेज 220, 200, 400 जो भी आपको ठीक लगे वो आप कह दो। तो 27 का 2/3 कैसे निकालने का? तो 27 का पहले क्यूब रूट निकालिए, 27 का क्यूब रूट जो है वो बन गया 3 और उसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल यानी 220 का 9 टाइम्स जितना पोटेंशियल है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखने जाओ तो आपके लिए 3 मैंने बहुत काम के पॉइंट्स रखे। नंबर 1, रेडियस का रिलेशन, जो प्रीवियस फॉर्मेट अभी मैंने लिखवाया था वो, चार्ज का रिलेशन और पोटेंशियल का रिलेशन, V बिग टू V स्मॉल का क्या रिलेशन बनता है उतने का आपको ध्यान रखने का। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट इन योर नोटबुक, या तो अभी लिख लिया हो या तो आप वीडियो देखिए और उसके बाद उसको पैरेलल देखिए, समझने का ट्राई करिएगा, ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए वही चीज यहाँ पे उसने बताई है। सी रेडियस बनता है 3r जितना, पर हमारे लिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनता है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है कि बड़े वाले का इतना, 27 का कितना, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 27 के लिए एप्लीकेबल होता है। पर अभी जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बना कर दिया वो आपको हेल्प करता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको ये हेल्प है वो कर सकता है। तो रेडियस का रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया, कैपिटल R n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r।
अब यहाँ पे चार्ज की बात किया, ये लिखा है टोटल चार्ज, ये भी उसका जनरलाइज फॉर्मूला में लिख दूं और उसके हिसाब से यहाँ पे वी डैश में आप वैल्यू डाल दो 27 और ये 4.5 की बजाय देखो के कैंसिल हो जाएगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे 9V, वी फॉर वोल्टेज नहीं है, ये ओरिजिनल वाले की बात है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे V big is equals to n raised to 2/3 of V small करके बताया। So always try to focus on the concepts instead of any specific question। यहाँ पे 27 की बजाय अगर वो 8 क्वेश्चन कर दे तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम के है और आप इससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मजेदार है। दो चार्ज है जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, बट इट इज नॉट द डाइपोल। डाइपोल के दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पे ये सेम मैग्नीट्यूड नहीं है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero। मतलब ये तो एक जनरल कंडीशन उसने सिर्फ बताया, उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर हम यहाँ पे दो चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा। एट व्हाट पॉइंट और द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट या तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो दे कंसिडर इट, ध्यान से सुनिए कि वहां पे पोटेंशियल जीरो चाहिए, मतलब दोनों को ऐड करो और आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये बताई, यहाँ पे देखो ये डाइपोल नहीं है भाई। ओके, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। डाइपोल होता तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नंबर एक, पर ये डाइपोल नहीं है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन कि अगर दोनों के बीच में कहीं पे पोटेंशियल होता है और वो जीरो होता है, तो टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर मानिए, मिड पॉइंट मैंने मान लिया या तो कोई भी एक डिस्टेंस मान लिया, तो कोई भी एक x डिस्टेंस फ्रॉम द Q1, तो दूसरा है वो 0.15 माइनस एक्स हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है ऐसा कंसिडर किया एज पर द क्वेश्चन डिमांड। लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो मुझे तो V1 प्लस V2 को जीरो ही दिखाना है। मैंने दोनों को ऐड किया, पर जैसे मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, बट देखने जाओ तो k कॉमन, Q1 बाय x और Q2 बाय 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, पर वैल्यू के हिसाब से पता चल जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। सिंपल सिंपल एकदम सिंपल वैल्यू डाला। यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू जीरो हो गया, दोनों में से 10⁻⁻8 कॉमन निकलेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, तो क्या पहले साइड से 3/x, दूसरे साइड से 2/0.15 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, तो क्या अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और हल्का फुल्का सा मैथ्स करेंगे, तो ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस जो है एट द 12th स्टैंडर्ड लेवल वो डाउट में नहीं आना चाहिए कि ये 3/x में से ये कैसे आया। ओके, इट्स सिंपल थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का कोई इक्वेशन बनेगा और वहां से आपको x का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो आपको इतना सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब दूसरी कंडीशन उसने बताई कि अगर मान लो वो दो चार्ज जो है उसके जॉइनिंग पॉइंट पे नहीं होता और कोई भी एक चार्ज से अलग की साइड होता, मतलब दूसरी साइड होता, तो कंडीशन ऐसा है दोनों का वैल्यू जीरो कर देना है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। अब ये जो पॉइंट है उसको समझिएगा, हाँ, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मुझे टोटल पोटेंशियल है कि भाई मुझे V1 प्लस V2 जीरो चाहिए। ये V1 प्लस V2 जीरो कब होगा, तो कि आप ऐसा कह सकते हो V1 और V2, तो क्या ऐसा लग रहा है कि V1 और V2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो गया। तो उस केस में यहाँ पे बताया कि नेगेटिव चार्ज से कम डिस्टेंस पे रखूंगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मैंने ये जो पॉइंट है वो यहाँ से
ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये वाला चार्ज उससे बड़ा वाला डिस्टेंस ले लिया x। तो देखिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x हो, उसमें से 15 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करो, तो ए पॉइंट से ये डिस्टेंस बन जाता है x माइनस 15। मतलब मैंने सिर्फ सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक किया कि दो चार्ज के बीच में भी अगर कोई जगह पे पोटेंशियल जीरो है तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा, और अगर माइनस चार्ज वाला है उसके नजदीक में रखूंगा ताकि माइनस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड छोटा है। देखो माइनस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड छोटा है तो उससे कम डिस्टेंस पे, और ये जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ से अगर x लिया तो यहाँ से वो बन जाएगा x माइनस 0.50। फिर से सेम टू सेम प्रोसीजर, ये वैल्यू जीरो हो गया, 10⁻⁻⁸ फिर से दोनों में से कॉमन आके जीरो हो गया। हाँ यहाँ पे वो पॉइंट लिखा नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे फिर से कैसा आइडिया बन सकता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/x यानी 3/x minus 2 upon x minus 0.15 and that is equals to 0। तो उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर से आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर एज वेल एज 45 सेंटीमीटर, दोनों ही जगह पे पोटेंशियल उसका 0 है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आप समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है वो हो